कहते हैं कि अगर कोई भी केस या क्राइम धर्म से लिंक्ड हो, तो वह और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है या कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर उलझाया जाता है। आज की कहानी एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसे पहले तो समझने में सालों लग गए कि यह आत्महत्या थी या हत्या। यह केस किसी स्टेट के इतिहास का पहला ऐसा मामला है जिसके नाम पर ऑफिशियली लॉन्गेस्ट रनिंग मर्डर इन्वेस्टिगेशन का रिकॉर्ड है, और उस स्टेट की सबसे ज्यादा उलझी हुई मिस्ट्री भी। ये कहानी है एक नन की। एक नन जो मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में अपने ही कॉन्वेंट में मृत पाई गई। इस केस का दस्तूर रहा कि ये मामला कभी खुला फिर बंद कर दिया गया। ये ऐसा केस था जिसमें देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी कई बार अपने हाथ खड़े कर लेती है। इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी नस काटकर सुसाइड कर लेते हैं। इस केस में सीबीआई ऑफिसर जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे, वह अचानक एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं वक्त से पहले रिटायरमेंट ले रहा हूं क्योंकि मेरे सीनियर मुझ पर इस केस को सुसाइड डिक्लेयर करने का दबाव डाल रहे हैं। इस केस की अहमियत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस मौत की जांच पहले लोकल पुलिस करती है, फिर ये केस क्राइम ब्रांच को दिया जाता है, एंड फाइनली इस केस को सीबीआई टेक ओवर करती है। सीबीआई की एक या दो नहीं, बल्कि अलग अलग वक्त में 4 टीम्स इस केस पर जांच करती है। यही नहीं, बल्कि सीबीआई तो सबूतों और गवाह न होने की वजह से इस केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है, लेकिन कोर्ट सीबीआई को हरकाते हुए ईमानदारी से जांच करने को कहती है। यह वह केस है जिसमें नार्को होता है, और पहली बार ऐसा हुआ कि जो नार्को की रिपोर्ट सीडी में थी, उस सीडी को टेम्पर्ड किया जाता है। केरल विधानसभा, दिल्ली में लोकसभा, इवन प्राइम मिनिस्टर, कोई ऐसी जगह नहीं जहां इस केस की गूंज न पहुंची हो। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना इंपॉर्टेंट केस होगा। इसके बाद भी 28 सालों तक इस नन के साथ क्या हुआ पता नहीं चलता है, टिल दिसंबर 2020। दिस इज द मिस्टीरियस डेथ एंड द शॉकिंग स्टोरी ऑफ अ ब्राइड ऑफ द क्राइस्ट। दिस इज द स्टोरी ऑफ सिस्टर अभया। यह कहानी शुरू होती है साल 1992 से। केरला के कोटायम में कई सारे चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स हैं, और इनमें से ही एक कॉन्वेंट था, सेंट पियर्स 10th कॉन्वेंट, जहां कई सारी बच्चियां पढ़ने आती थीं और इसी हॉस्टल में रहती भी थीं, जिनमें से मोस्ट ऑफ देम वर नन। और उन्हीं नन में से एक थी 21 साल की सिस्टर अभया। हालांकि उनके पेरेंट्स ने उनका नाम बीना थॉमस रखा था। वो बचपन से ही काफी रिलीजियस थीं, इसीलिए अपनी पूरी जिंदगी को भगवान और मानवता की सेवा में डेडिकेट करने के लिए इस कन्वेंट में आई थीं। बदकिस्मती से बाद में उन्हें पता चला कि मानवता लगभग मर चुकी है। खैर, सिस्टर अभया वहां प्री डिग्री कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। उनके एग्जाम्स आ रहे थे, और उसी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए एक दिन उन्होंने डिसाइड करा कि सवेरे जल्दी उठकर पढ़ाई करेंगी। इसलिए वह रात में अलार्म सेट करके सोती हैं। 27 मार्च 1992 को वह सुबह लगभग 4 बजे उठती हैं। वह अपने कुछ कॉन्वेंट के दोस्तों से मिलती हैं जो उस समय जाग रहे थे। फिर वह पढ़ाई शुरू करती हैं, और उसी समय वह फ्रिज से पानी पीने या शायद ठंडे पानी से अपना चेहरा धोने के लिए किचन में जाती हैं, और अनफॉर्चुनेटली कभी वापस नहीं आती। इधर कुछ घंटों बाद जब सुबह होती है और बाकी नन जागती हैं, तो वे देखती हैं कि सिस्टर अभया वहां नहीं है। जब ये लोग किचन की तरफ गए तो वहां बड़ी ही स्ट्रेंज सी चीजें नोटिस करते हैं। उन्होंने देखा कि वहां एक पानी की बॉटल पड़ी हुई है जिसका ढक्कन खुला है, फर्श पर पानी फैला हुआ है, फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ है। सिस्टर अभया की एक चप्पल वहां पड़ी हुई है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि सिस्टर अभया कहाँ है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि वहीं थोड़ी दूर पर उनका हेडस्कार्फ भी मिला, और उस किचन का दरवाजा भी बाहर से बंद मिला। अब तक ये बात फैल चुकी थी कि सिस्टर अभया गायब हैं। ये लोग अब सर्च का दायरा बढ़ाते हैं, और जल्द ही इस कॉन्वेंट कैंपस के कुएं के पास सिस्टर की दूसरी चप्पल मिलती है। इसके बाद कॉन्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा फायर और पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया जाता है। फायर डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, पुलिस आती है, और कुएं से सिस्टर अभया की लाश निकाली जाती है। ये देखकर बाकी के स्टूडेंट्स और सिस्टर अभया के फ्रेंड्स शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें इस बात पर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था, और समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों और कैसे हुआ। खैर, कहानी यहीं से शुरू होती है। लोकल पुलिस आती है और मामले की जांच करती है, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने सिर पर चोट नोटिस करा और कॉज ऑफ डेथ ड्राउनिंग बताया, एंड किसी भी तरह की फाउल प्ले से इनकार किया।
अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स, जब सिस्टर अभया ऊपर से कुएं में गिरी तो इस दौरान उसके सिर पर चोट लगी होगी। तो फाइनल रिजल्ट आत्महत्या बताया गया, जो एक हत्या भी हो सकती है। आत्महत्या या हत्या, इन दो वर्ड्स के बीच उलझा ये केस आने वाले कई सालों तक केरला की सोसाइटी को झकझोरने वाला था। वैसे भी फर्स्ट पोस्टमार्टम वाली बात लोगों को बहुत अजीब लगी कि आखिर सिस्टर अभया ने आत्महत्या करने के लिए अलार्म क्यों लगाया होगा। और फ्रिज का दरवाजा खुला होना, बोतल का ढक्कन खुला रहना, पानी फर्श पर बिखरा होना, सिस्टर की एक चप्पल वहां पड़ा होना, इसलिए लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाली बात हजम नहीं हो रही थी। उन्हें शक था कि ये मर्डर है, और उन्हें यह भी लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि हादसा कहां हुआ था। एक कॉन्वेंट के प्रेमिसेस में, जहां सैकड़ों लड़कियां स्टडी के साथ साथ धर्म सीखने के लिए रहने आती हैं, और वहां पर यह हादसा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि यह केस 1992 का है और एक धर्म से जुड़ा हुआ भी। केरला हमेशा से ही एक एजुकेटेड स्टेट रहा है और यहाँ एक बड़ी आबादी क्रिश्चियंस की है, स्पेशली कोटायम में। 1991 के सर्वे के हिसाब से लगभग 20% आबादी क्रिश्चियन थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से केरला सोसाइटी में चर्चेज और कॉन्वेंट्स बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। उनके पास बहुत पावर है, बहुत पहुंच है एंड एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। और ऐसी सोसाइटी के एक कन्वेंट में एक लड़की के साथ ऐसा हादसा होना बहुत आम बात नहीं थी। साथ ही उस समय कोटम डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल लिटरेसी रेट भी 95% था, जहां मेल लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 97% से ऊपर था। सो नेचुरली लोगों ने वहां के अखबारों में इसे पढ़ा। ये खबर वहां बहुत आसानी से फैल गई, और उनकी थोड़ी अधिक एजुकेटेड बैकग्राउंड के कारण भी यह उस समाज के भीतर एक एक्चुअल इशू बन गया। इस हादसे और इसके अलेज्ड कवर अप ने लोगों को हिलाकर रख दिया। जोमोन पुथेन पुरक्कल नाम के एक एक्टिविस्ट थे। उन्होंने एक एक्शन कमेटी बनाई, जिसके बाद 67 नर्सों ने उस वक्त के केरला चीफ मिनिस्टर के करुणाकरन को लेटर लिखा, जिसमें कहा गया कि लोकल पुलिस मामले की ठीक से जांच नहीं कर रही है, और मामले को सीबीआई को ट्रांसफर का रिक्वेस्ट किया। लेकिन सीबीआई की जगह केरला गवर्नमेंट ने केस को लोकल पुलिस से क्राइम ब्रांच को सौंप दिया, और क्राइम ब्रांच ने कई महीनों तक केस की जांच और रिसर्च की, और कुछ महीनों के बाद क्राइम ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। और यह रिपोर्ट सेम वही थी जो लोकल पुलिस ने दी थी कि सिस्टर अभया की मौत कुएं में डूबने से हुई है। लोग इस रिपोर्ट पर भी यकीन करने से इनकार कर देते हैं। क्राइम ब्रांच पर कई सारे सवाल उठने लगते हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन को क्वेश्चन किया जाने लगता है। इसकी वजह यह थी कि उस वक्त कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसने इस केस को एक अलग ही मोड़ दे दिया। एक चोर था जो बिजली का सामान चुराता था। उसके मुताबिक वो रात को चोरी के मकसद से उस कमरे में गया था, और बाद में उसने कुछ लोगों से बात की एंड उसने बताया कि जब वह कमरे में गया तो उसने इस कंपाउंड में दो फादर और एक नन को देखा, जबकि फादर को उस वक्त इस कैंपस में नहीं होना चाहिए था। उसी कन्वेंट की एक और नन थीं, जिन्होंने अलेजिडली बताया कि जब उस दिन सिस्टर अभया पानी पीने के लिए किचन में गई, तब उन्होंने दो फादर और एक नन आपत्तिजनक हालत में देखा, जिससे वो तीनों डर गए, और फिर उन्होंने शायद उसे मारकर कुएं में डाल दिया। अब ये सारी बातें सामने आ रही है, लेकिन सबूत कुछ नहीं है। कई थ्योरीज एंड स्पेक्यूलेशंस पर चर्चा हो रही थी। मीडिया का दबाव पहले से ही था, एक्टिविस्ट का प्रेशर था, सोसाइटी का प्रेशर था, और खासकर नन इस जांच से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी। जब मामला बढ़ा तो केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। नई जांच शुरू होती है, एक नई इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। सीबीआई नए तरीके से अपनी छानबीन शुरू करती है, कुछ नए एविडेंस को खोजती है, कुछ पुराने गवाहों को देखती है। इन्वेस्टिगेशन सुचारू रूप चल रही होती है। अब 1994 का साल आ जाता है, लेकिन तभी सीबीआई से एक बड़ी ही अजीबोगरीब खबर सामने आती है। इस पूरे मामले की जांच एक सीबीआई ऑफिसर वर्गीस पी थॉमस कर रहे थे। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताते हैं कि उन पर इस मामले को आत्महत्या घोषित करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। लिहाजा वो अपनी पोस्ट से वॉलंटेरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, अपनी एक्चुअल रिटायरमेंट से लगभग 9 साल पहले। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से बवाल मच जाता है। ये केस एक बार फिर से सेंसेशनलाइज हो जाता है। खैर, सीबीआई की टीम लंबे समय तक इस केस को हर तरह से इन्वेस्टिगेट करती है। क्राइम सीन रिक्रिएट भी किया जाता है। अपेरेंटली इसका भी कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। तो 1996 में
सीबीआई अपनी पहली रिपोर्ट देती है और कहती है कि उसे कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला है जिससे वो किसी नतीजे पर पहुंच सके। कोर्ट इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देती है। केस के 4 साल बीतने के बाद भी किसी को नहीं पता आखिर सिस्टर अभया के साथ क्या हुआ था। फिर सीबीआई की एक नई टीम इस केस को टेक ओवर करती है। नई टीम एक नई इन्वेस्टिगेशन करती है और इस रिपोर्ट के 3 साल बाद यानी कि 1999 में सीबीआई एक नई रिपोर्ट देती है जिसमें वो कहती है कि यह कत्ल का मामला है। इसका सबसे बड़ा रीजन था इस बार की मेडिकल फाइंडिंग्स, जो सिर्फ पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि एक 3 डॉक्टर्स के पैनल ने एनालाइज किया था, जिन्होंने बॉडी को ऑब्जर्व करा और ये अनुमान लगाया कि बहुत सी ऐसी चोटें थीं जिनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं लिखा गया था और जो पहली रिपोर्ट थी उसमें भी नहीं लिखी गई थी। आखिर 7 साल बाद अब तो ये साफ था कि सिस्टर अभया ने खुद की जान नहीं ली थी। बट हु किल्ड सिस्टर अभया? इसके जवाब के लिए अभी तो एक लंबा इंतजार करना बाकी था। 1999 में सीबीआई ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कहा गया था कि यह हत्या थी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वे यह पता नहीं लगा पाए कि हत्या किसने की है। इसीलिए कोर्ट से केस क्लोज करने की रिक्वेस्ट करते हैं। इधर एक्शन कमेटी का दबाव बढ़ता जा रहा था और लोगों का गुस्सा भी। आखिर इतने सालों बाद हम कैसे कह सकते हैं कि हमें नहीं पता कि हत्या किसने की है? कोर्ट इस रिपोर्ट को भी मानने से इनकार कर देता है और सीबीआई को फटकार लगाता है और कहता है अपनी जांच ठीक से करें। इसके बाद सीबीआई की एक और टीम बनती है। फिर से इन्वेस्टिगेशन होती है। 2005 में एक और रिपोर्ट बनती है और इस बार भी यही कहा जाता है कि हम किलर्स का पता नहीं लगा पाए। और एक बार फिर सीबीआई द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया जाता है और एक बार फिर से कोर्ट इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है। कोर्ट से फटकार लगने के बाद सीबीआई ने कोई भी सबूत या सुराग देने वाले को 3 लाख रुपए का इनाम भी देने की घोषणा भी करती है, लेकिन इसके बावजूद कोई सफलता नहीं मिलती। इस बीच एक्टिविस्ट, एक्शन कमेटी, नन्स और आम जनता का गुस्सा एंड प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा था। बहुत सारी साजिश और अटकलें फैलने लगी थीं। मीडिया में भी कई तरह की बातें होने लगी। लोगों को लगने लगा था कि इसमें कई बड़े लोग इन्वॉल्व्ड हैं और सरकार कल्प्रिट को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पहले लोकल पुलिस, फिर क्राइम ब्रांच और सीबीआई की 3 टीम्स ने इस केस पर जांच की थी। इसके बावजूद इतने साल बीत जाने के बाद भी कातिल का कोई सुराग नहीं था। सवाल कई थे, पर जवाब किसी के पास नहीं था, जिसकी वजह से अलग-अलग थ्योरी फैल रही थी। केरला गवर्नमेंट पर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा था। इसके बाद सीबीआई की एक नई टीम एक बार फिर जांच शुरू करती है। इस दौरान सीबीआई इस पूरे मामले में लगातार सस्पेक्ट के तौर पर सामने आ रहे 2 फादर और एक नन का नार्को टेस्ट करने का फैसला करती है और उनका नार्को बेंगलुरु में किया जाता है और इस पूरे नार्को की रिकॉर्डिंग एक सीडी के रूप में सीबीआई को दी जाती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि उस सीडी को कई जगह एडिट किया गया है। इसी बीच एक दिन अचानक केरल के एक लोकल चैनल पर यह एक्चुअल सीडी ब्रॉडकास्ट हो गई। अब जब वो सीडी ब्रॉडकास्ट हुई, जिसमें 2 फादर और एक नन नार्को के दौरान अपनी पूरी कहानी बता रहे थे, तो हंगामा मच गया। इस आधार पर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। कुल मिलाकर इस सीडी और चार्जशीट की कहानी यह थी कि सुबह-सुबह जब सिस्टर अभया पानी पीने के लिए किचन में गई, तो उसने फ्रिज खोला और उसी समय उसे किचन से एक आवाज सुनाई दी। उसने थॉमस कोटूर और जोस पुथुरुकायल नाम के 2 फादर को सिस्टर सेफी नाम की नन के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा। और इसके बाद जब उन लोगों ने सिस्टर अभया को देखा, तो सिस्टर सेफी डर गई और उसने हथौड़े से सिस्टर अभया के सिर पर वार कर दिया, जिसके बाद दोनों फादर ने मिलकर सिस्टर अभया को मरा हुआ समझकर कुएं में फेंक दिया। और पहली बार नवंबर 2008 में सिस्टर अभया के मामले में 3 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद ये तीनों मुश्किल से 1 साल जेल में रहे। हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। इस बीच केस चलता रहता है और आखिरकार सीबीआई स्पेशल कोर्ट के आदेश पर केरला के लोकल सीबीआई यूनिट को इस केस की जांच में शामिल किया जाता है। आपको याद होगा कि कहानी की शुरुआत में मैंने आपको एक चोर के बारे में बताया था। उस चोर का नाम था अडक्का राजू और उस रात यही चोर चोरी करने उस कन्वेंट में गया था। और अब इस बार अडक्का राजू की पूरी गवाही को सीरियस लिया जाता है। उसका बयान आधिकारिक तौर पर दर्ज किया जाता है। उसकी गवाही पर एक्ट किया जाता है। दरअसल उसकी गवाही के बाद पूरा केस एक अलग ही मोड़ ले लेता है। अडक्का राजू खुद कबूल करता है कि वो 1992 के आसपास चोरियां किया करता था
वो कई जगहों से चोरियां करता था। जो भी मिलता उसे बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। और 27 मार्च को अड़क का राजू चोरी करने के इरादे से सेंट पायस कन्वेंट पहुंचता है। उसका इरादा उस कन्वेंट की छत पर जाकर वहां लगे कॉपर के रॉड्स और वायर्स को चुराकर उन्हें बेचने का था। वह रात के अंधेरे में वहां चोरी करने गया था, लेकिन उसने वहां जो देखा वह इतना शॉकिंग था कि उसे सालों तक याद रहा। वह देखता है कि रात के अंधेरे में एक शख्स इस कैंपस में चोरी छुपे आता है, जिसका वहां आना अपने आप में बहुत ऑड है। उसने फादर थॉमस कोटूर को साफ देखा। यह आश्चर्य की बात थी कि एक फादर इतनी देर रात गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहा था। एलिजिडली राजू ने फादर थॉमस कोटूर के साथ एक और आदमी को देखा था। इसके बाद वह बिना चोरी किए वहां से चला जाता है। अगले दिन वह अखबार में सिस्टर अभया के बारे में पढ़ता है और बाद में वह यह भी देखता है कि पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है। तब उसे लगता है कि वहां वाकई में कुछ गड़बड़ है। राजू पुलिस को वह सब कुछ बताने की सोचता है जो उसने उस रात देखा था। फिर उसे लगता है कि उसे अपनी चोरी के बारे में भी बताना होगा। इसके बावजूद अड़क का राजू खुद ही पुलिस के पास जाता है और उन्हें हर चीज बताता है जो उसने उस रात कॉन्वेंट में देखा था। राजू पुलिस की मदद करने गया था, लेकिन यहाँ बात उल्टी पड़ जाती है। पुलिस राजू की बात सुनती है और फिर उसे ही गिरफ्तार कर लेती है और उस पर इस मर्डर का इल्जाम लगा देती है। पुलिस के दिमाग में एक थ्योरी, एक स्टोरी पहले से ही आ चुकी थी। यही कि अड़क का राजू उस रात चोरी करने के इरादे से कॉन्वेंट के अंदर गया था। एक सिस्टर ने उसे चोरी करते हुए देख लिया। फिर सिस्टर ने शोर मचाया और खुद को बचाने के लिए अड़क का राजू ने उस सिस्टर को मार डाला। और मारने के बाद उसने उसे कुएं के अंदर फेंक दिया और वहां से भाग गया। पुलिस की कहानी सॉलिड और कन्विंसिंग थी। बहरहाल अड़क्का राजू को 58 दिनों तक जेल में रखा गया और एलिजिडली उसे कई तरह से टॉर्चर किया गया। एलिजिडली उससे कहा गया कि वह इल्जाम अपने ऊपर ले ले। अड़क्का राजू ने पुलिस पर यह भी एलिगेशन लगाए कि उसे काम, पैसे, उसके बच्चों की एजुकेशन, घर बनवाने, इस तरह की हर चीज का लालच दिया गया ताकि वह इल्जाम अपने ऊपर ले ले। जब पैसों के लालच के बाद भी अड़क्का राजू नहीं माने, तो अलिजिडली उन पर कई अलग मुकदमे ठोकने की धमकी भी दी गई। न सिर्फ अड़क्का राजू, बल्कि उनके स्क्रैप डीलर समीर, जिन्हें राजू अपना चोरी का माल बेचा करता था, एलिजिडली उन्हें भी टॉर्चर किया गया और उन्हें राजू को इस पूरे मामले में फंसाने के लिए कहा गया। लेकिन अड़क्का राजू और समीर दोनों पुलिस की बात मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन इतना करेज और इतनी ऑनेस्टी कहां से आती है एक इंसान में जो पूरे सिस्टम के अगेंस्ट जाता है और आखिर तक अपनी बात पर टिका रहता है। इस पॉलिटिक्स एंड पावर के गंदे खेल में एक शख्स जो ईमानदारी से अपनी बात पर एक मत रहा और जिसकी वजह से ही सिस्टर अभया को इंसाफ मिला, वो थे अड़क्का राजू, उस समय का एक चोर जिसकी तारीफ कोर्ट भी करता है। खैर, सीबीआई के पास सस्पेक्ट्स तो पहले से थे ही, फादर थॉमस कॉटूर और फादर जोस पुथरुकाइल। वैसे भी शुरू में इस केस में कई विटनेस थे, बट ग्रेजुअली उनमें से ज्यादातर हॉस्टाइल हो गए। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि जब पुलिस के पास विटनेसेस थे, राजू अपना स्टेटमेंट दे चुका था, तो फिर पुलिस या सीबीआई ने इसे सीरियसली क्यों नहीं लिया और यह जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि उस रात फादर गर्ल्स हॉस्टल कैंपस में क्या कर रहे थे। पुलिस के कान तब भी खड़े होने चाहिए थे जब इस केस के सबसे पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वीवी ऑगस्टीन ने अलेजिडली नस काटकर अपनी जान दे दी थी, क्योंकि वो इस केस को होमिसाइड मानकर इसकी जांच कर रहे थे और उन पर भी दबाव बनाया जा रहा था ऐसा नहीं करने के लिए। आखिर पुलिस किसे बचाने की कोशिश कर रही थी? राजू को ब्लेम अपने ऊपर लेने के लिए पैसे कौन दे रहा था? खैर, इस केस की इन्वेस्टिगेशन इतनी लंबी चलती है कि सिस्टर अभया के पेरेंट्स भी अपनी बेटी की सच्चाई जानने से पहले ही मर जाते हैं। हालांकि मामला आगे बढ़ता है और अब 3 सस्पेक्ट्स में से एक, फादर जोस पुथुरुकाइल को उनके खिलाफ सबूतों के अभाव में कोर्ट द्वारा इस केस से एक्विट कर दिया जाता है। अब सीबीआई ने बाकी बचे 2 एक्यूज्ड फादर थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सेफी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और अगस्त 2019 में, यानी 27 साल बाद, पहली बार इस केस का ट्रायल शुरू हुआ और दिसंबर 2020 में ट्रायल पूरा हुआ। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। उसने फादर कोटूर और सिस्टर सेफी को इस घटना में दोषी पाया। उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई और लाखों का जुर्माना भी लगाया। अड़क्का राजू की गवाही, जिसकी तारीफ कोर्ट ने भी की, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ने इतने सालों बाद इस केस को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई।
अपेरेंटली इस पूरे केस का फैसला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर दिया गया, जिसमें क्राइम सीन सबसे अहम था, जिसे पहले की जांच एजेंसियों ने सीरियसली नहीं लिया था। किचन से लेकर कुएं तक जिस तरह से चीजें अस्त व्यस्त थीं, उससे साफ था कि यह सेल्फ हार्म का मामला नहीं था। खैर, इस केस का बहुत ही डिटेल्ड ऑर्डर ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन 2022 में केरला हाई कोर्ट की एक डिवीजनल कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया और दोनों आरोपी को जमानत पर रिहा करने की अनुमति दे दी। इसीलिए अगर हम मान लें कि सारे एलिगेशन सही थे, तब भी कई सवाल थे। फादर थॉमस कोटूर का सिस्टर सेफी के साथ अफेयर था, और अगर इस मामले के दौरान सिस्टर सेफी का सो कॉल्ड वर्जिनिटी टेस्ट किया गया था, एंड जिस पर इतने सारे सवाल उठाए गए थे ऑन मॉरल ग्राउंड, और मान लेते हैं कि हाइमेनोप्लास्टी की थ्योरी एक्चुअली करेक्ट थी, तब भी क्या इसका मतलब ये है कि उन्होंने कोई क्राइम कमिट किया है? आखिरकार यह ट्रायल मर्डर का है, किसी धर्म या नैतिकता के नियमों पर खरा उतरने का नहीं। क्योंकि अड़क्का राजू ने भी फादर को उस कैंपस में जाते देखा था, लेकिन उन्हें क्राइम करते नहीं देखा था। और ऐसा ही कुछ क्राइम सीन पर भी था। जगह अस्त व्यस्त था, किचन एरिया बिखरा था, संघर्ष के निशान थे। इससे यह साबित नहीं होता कि इन लोगों ने ऐसा किया है। इस हादसे को 33 साल हो चुके हैं और इसका सच आज तक किसी को नहीं पता कि आखिर उस रात क्या और क्यों हुआ था। सबके पास अलग अलग थ्योरी एंड एक्विजिशंस हैं, लेकिन हम यह पता नहीं लगा पाए कि 27 मार्च 1992 की रात को सिस्टर अभया के साथ असल में क्या हुआ था। लेकिन उस रात के अंधेरे में कुछ तो ऐसा हुआ था जो या तो सिस्टर अभया को पता था या फिर उनके साथ ऐसा करने वाले को। खैर, सिस्टर अभया की कहानी, उनकी मौत का रहस्य किसी भी इंसान को हिला देने के लिए काफी है। हम बस यही उम्मीद या भरोसा कर सकते हैं लीगल सिस्टम पर कि सिस्टर अभया का सच सामने आए और उन्हें न्याय मिले।